हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम AIB 18 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम डेली आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। आज भी हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके AIB प्रिपरेशन के लिए। साथ ही आप सभी को ये भी पता होगा, जो नए कैंडिडेट इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए भी मैं ये खुशखबरी दे देता हूँ कि हमने फ्राइडे और सैटरडे को जो सेशन जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसमें हम 19 सब्जेक्ट को कवर करते हैं। 19 सब्जेक्ट से कंबाइन कर कर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। और मंडे टू फ्राइडे की जो क्लास रहती है, उसमें जो है हम जो इम्पोर्टेंट यानी कि एक्ट्स हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाना है, नंबर का पूछा जाना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आते हैं। और ये जो वीडियो है, ये ना केवल AIB 18 के एग्जाम के लिए सीमित है, ये आपको जुडिशरी में भी हेल्प करेगी। ये आपको लो एंट्रेंस एग्जाम, चाहे आप LLM का या LLB का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, उनमें भी ये हेल्प करेगा। आप JLO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, APO की तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी आपको हेल्प करेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और थोड़ा सा फास्ट लेकर के चलेंगे, ताकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना बने और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय ए मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टेंट। यानी कि हमें पता है कि प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। और इसमें क्या चीज कंसिस्ट की गई है, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इलेक्टेड मेंबर और बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सेकंड ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2। फोर्थ ऑप्शन है नेदर 1 and 2। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, दोनों लैंग्वेज में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि दोनों स्टूडेंट्स इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ट्रांसलेट करता हुआ चलूंगा। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य। सेकंड ऑप्शन है राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2। फोर्थ ऑप्शन है ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड। तो इसका कौन सा सही जवाब है? इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। यानी इन दोनों ऑप्शंस को, पहले दो ऑप्शंस को शामिल किया गया है। हम इसमें इस तरीके से पहले सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद हम जो है IPC के, फिर CRPC के, फिर CPC के, फिर एविडेंस के, इस तरीके से सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे, जो कि सिलेबस के अनुसार भी आपको यही सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसको समझते हैं और क्या इसका सही जवाब है। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट हैज पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रोव, रेसिस्ट और रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट। यानी कि हमें पता है, जब भी किसी को पनिशमेंट दी जाती है, उसको समय याचना लेने के लिए उसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है प्रेसिडेंट से वो समय याचना ले सके। तो ये किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, कौन सा आर्टिकल है, इसके संबंध में बात करता है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 71, आर्टिकल 72, आर्टिकल 73। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा देने, राहत देने और सजा में छूट देने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इससे रिलेटेड कौन सा हमारा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 72। इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चंस को थोड़ा फास्टली करते हुए चलेंगे, ताकि कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाए। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल स्टेटेड दैट देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि किस आर्टिकल में कहा है कि हमारे जो है उपराष्ट्रपति होंगे।
आर्टिकल 64, 63, 65 एंड 63, 66 हिंदी में इसका क्या अर्थ है? किस किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो किस अनुच्छेद के अंदर होगा? आर्टिकल नंबर 63 जो है इसके बारे में डील करता है, इसलिए इसका जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है समझते हैं। ऑल द डाउट्स and dispute arise out in connected with the election of the vice president shall be decided by, यानी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हुए किसी भी तरीके का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, कोई डाउट होता है, तो उसको कौन डिसाइड करेगा, कौन उसको रिजोल्व करेगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है हाई कोर्ट, सेकंड ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, थर्ड ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है इन सभी में से कोई भी नहीं है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है इन सभी में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को डिसाइड करेगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द एज इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? अब वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस पर अगर कोई एज ए वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त होता है तो उसके लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? तो सबसे पहला ऑप्शन है 35, सेकंड ऑप्शन है 36, थर्ड ऑप्शन है 46 और फोर्थ ऑप्शन है 13 ईयर। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। उपराष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम कितनी आयु की आवश्यकता हमें होती है उस पद के लिए? तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन 35 ईयर एज मिनिमम एज जो है रिक्वायर्ड होती है। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। हु कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन कर सकता है? अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट, सेकंड ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड ऑप्शन है स्पीकर, फोर्थ ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर स्पीकर या फिर भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जब बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में तो प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट किया जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा। इन केस ऑफ ए इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग शैल बी प्रिवेल? यानी कि हमें पता है पार्लियामेंट भी लॉ बनाती है और स्टेट लेजिस्लेचर, अगर उन दोनों के बीच में अगर कोई इनकंसिस्टेंसी होती है तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट बिफोर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट आफ्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट बिफोर एंड आफ्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं, उसके बाद इसका सही जो जवाब होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच में असंगतता यानी कि कोई भी डिस्प्यूट इनकंसिस्टेंसी आ जाती है तो उस संबंध में कौन सा यहाँ पर मान्य होगा, कौन सा प्रिवेल करेगा? पहला ऑप्शन है राज्य का विधायिका द्वारा बनाया गया कानून से पहले संसद के द्वारा बनाया गया कानून यहाँ पर मान्य होगा, या राज्य की विधायिका द्वारा बनाया गया कानून के बाद संसद के द्वारा बनाया गया कानून यहाँ पर मान्य होगा, या राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए कानून से पहले और बाद में संसद के द्वारा मान्य बनाया गया कानून, या फिर फोर्थ ऑप्शन है राज्य की विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून। तो इसका कौन सा सबसे सही जवाब है? इसका सबसे सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट किस चीज को शामिल करती है? पहला ऑप्शन है
पहला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, सेकंड ऑप्शन है प्रेसिडेंट मिनिस्टर एंड अदर प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, थर्ड ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा एंड द लोकसभा एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस एंड द लोकसभा। तो इसका कौन सा सही जवाब है, उससे पहले हिंदी में इसका क्या अर्थ है उसको समझ लेते हैं। संसद में संसद जो है मिलकर बना हुआ, किससे मिलकर बना हुआ है, तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। उसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा के प्रेसिडेंट जो होते हैं उनसे बनकर बना हुआ है हमारा पार्लियामेंट, हमारा संसद। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। द फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 क्लोज सबसेक्शन 1 डज नॉट इंक्लूड, किस चीज को शामिल नहीं करता है इन सभी ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, सेकंड ऑप्शन है राइट टू कॉल एंड अनफोर्स बंच, और थर्ड ऑप्शन है राइट टू इंफॉर्मेशन, फोर्थ ऑप्शन है राइट टू कीप साइलेंस। हिंदी में इसका क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। अनुच्छेद 19A के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में शामिल इन सभी में से नहीं है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, बाढ़ बुलाने और लागू करने का अधिकार, सूचना का अधिकार, या फिर हम उसे कहते हैं साइलेंस, राइट टू कीप साइलेंस यानी कि मौन रहने का अधिकार। तो इन सभी ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सेकेंड ऑप्शन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है क्वेश्चन ये, इसको समझ लेते हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन और ओरिजिनेटेड इन, पहला ऑप्शन है राज्यसभा, सेकंड ऑप्शन है लोकसभा, थर्ड ऑप्शन है या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा, और फोर्थ ऑप्शन है इन सभी में से कोई सा भी नहीं है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। धन विधायक केवल कहां पर उत्पन्न किया जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा या फिर लोकसभा, या इनमें से किसी में भी या उपरोक्त में से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हमने अभी तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आईपीसी का सब्जेक्ट। आईपीसी के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। वेयर डिड द आईपीसी 18, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा 1816, ये 1816 है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। कम इनटू फोर्स, यानी कब हमारा आईपीसी जो है फोर्स में आया था। हमें पता है 1860 में हमारा बना था, लेकिन लागू कब हुआ था, 1860, 1861, 1862 या फिर 1863 के अंदर। तो ये हमारा लागू हो गया था 1862 में। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, फास्टली थोड़ा करते हुए चलेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के हमें कमेंट आ रहे हैं कि थोड़ा सर फास्ट कीजिए, कुछ के कमेंट आ रहे हैं थोड़ा स्लो कीजिए। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा फास्ट आपको पढ़ा देता हूं। अगर इसके बाद मुझे कमेंट आते हैं कि कुछ ज्यादा फास्ट हो गया है, तो मैं फिर उसके बाद थोड़ा स्लो कर दूंगा। विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ द सब्जेक्ट वुमेन टू क्रूएलिटी। हमें पता है हमारे आईपीसी के अंदर एक ऐसी सेक्शन है जो बात करती है कि जब भी वुमेन के साथ उसके हस्बैंड या उसके फैमिली मेंबर के द्वारा उसके साथ मारपीट करते हैं या उसे अनलॉफुल डिमांड करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो वो क्रूएलिटी का विषय बन जाता है। अब कौन सा सेक्शन है इन सभी में से जो इससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है सेक्शन 498, सेकंड ऑप्शन है 498 कैपिटल ए, थर्ड ऑप्शन है 498 कैपिटल बी एंड फोर्थ ऑप्शन है 498 कैपिटल सी। हमें पता चल गया 498 इससे रिलेट करता है। कौन सा इसका सही जवाब है, इससे पहले हिंदी में समझ लेते हैं। आईपीसी की किस धारा में महिला के साथ क्रूरता करने पर सजा का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 498 कैपिटल ए इस बारे में बात करती है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है? सेक्शन 124 कैपिटल ए प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट इन सभी में से किससे रिलेटेड है? पहला है सेडिशन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है अबेटिंग म्यूटिनी और फोर्थ ऑप्शन है एडिंग एस्केप ऑफ द प्रिजनर्स। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। आईपीसी की धारा
24A के लिए निर्धारित सजा किसकी निर्धारित सजा जो है 124 में बताई गई है। तो राजद्रोह का जब अपराध होता है तो ऐसे उसकी सजा जो है सेक्शन 124A कैपिटल ए में बताई गई है आईपीसी के अंदर। तो इसका पहला जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वोयरिज्म हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया। हमें पता है क्रिमिनलाइज करता है अगर कोई भी वोयरिज्म का ऑफेंस करता है। वोयरिज्म यानी कि ताका जाकी करना। कोई भी कपल अगर कुछ ऐसे मतलब कि प्राइवेट एक्ट कर रहा है और आप ताका जाकी कर रहे हो तो वोयरिज्म का ऑफेंस होता है। चाहे आप किसी को भी देख रहे हो, कोई प्राइवेटली कोई काम कर रहा है तो उसमें आप ताका जाकी कर रहे हो तो वोयरिज्म के ऑफेंस के लिए आप पनिशेबल होंगे। एंड बाय वर्च्यू ऑफ विच अमेंडमेंट ऑफ द आईपीसी, किस अमेंडमेंट के द्वारा इसे इंसर्ट किया गया था? 2015, 1983, 1870, 2019। इसका सही जवाब क्या है ये आपको हमें बताना है। हिंदी में इसका क्या अनुवाद है समझ लेते हैं। आईपीसी के संशोधन के आधार पर भारत में ताका झाकी के अपराध घोषित कर दिया गया था और किस अमेंडमेंट के द्वारा? क्या इसको एक और मैं ऑप्शन दे देता हूं, क्या इसका ऑप्शन 2013 अमेंडमेंट के द्वारा इसे इंसर्ट किया गया था? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हाँ और नो का यस और नो में आप हमें जवाब दीजिएगा, या इन सभी ऑप्शंस में से कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि सही है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑप्शन इज नॉट एन ऑफेंस अंडर द आईपीसी? आईपीसी में इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑफेंस यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है? मैरिटल रेप, बायगेमी, एफ्रे और मिसचीफ। जब हम इन तीनों को पढ़ते हैं तो इसके लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट है, लेकिन यहाँ पर मैरिटल रेप के लिए प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट ए थेफ्ट व्हाट इज नॉट एन इंग्रेडिएंट इन द आईपीसी? इन सभी ऑप्शंस में से अगर कोई चोरी का अपराध घटित होता है तो कौन सा ऐसा एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है? पहला ऑप्शन है डिसऑनेस्टली इंटेंशन, सेकंड ऑप्शन है मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी और थर्ड ऑप्शन है कॉमन इंटेंशन, फोर्थ ऑप्शन है मूवेबल प्रॉपर्टी। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। चोरी के अपराध को गठित करने के लिए आईपीसी में से इन सभी में से कौन सा घटक नहीं है? बेईमानी इरादा, दूसरा ऑप्शन है संपत्ति का स्थानांतरण यानी कि मूव कर देना, ट्रांसफर कर देना, या सामान्य इरादा या फिर चल संपत्ति। जब हम बात करते हैं थेफ्ट की तो इन सभी को, इन तीनों को तो शामिल किया जाता है, लेकिन इसको शामिल नहीं किया जाता है, जो कि हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है? एन असेंबली विच इज नॉट लॉफुल व्हेन इट इज असेंबल्ड एंड मे बी बिकम सब्सिक्वेंट बिकम एन अनलॉफुल, यानी कि बाद में भी वो अनलॉफुल ही है, पहले भी वो अनलॉफुल ही थी वो असेंबली। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? किडनैपिंग शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विच मे बी एक्सटेंड टू 7 ईयर। थर्ड ऑप्शन कह रहा है इट इज नॉट ए डेफामेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन ऑन द कैरेक्टर ऑफ एनी अदर पर्सन एंड प्रोवाइडेड दैट द इम्प्यूटेशन बी मेड इन ए गुड फेथ। फोर्थ ऑप्शन है ए राउटिंग इन्वॉल्व मिनिमम नंबर ऑफ 3 पर्सन। तो कौन सा इसका सही जवाब है? उससे पहले हम समझ लेते हैं हिंदी में इसका क्या अर्थ है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला है एक सभा जो एकमात्र एकत्रित होने पर गैर कानूनी नहीं थी और बाद में भी गैर कानूनी नहीं बन सकी। दूसरा ऑप्शन है अपहरण पर 7 साल की सजा हो सकती है। तीसरा ऑप्शन है किसी अन्य व्यक्ति के चरित्र पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है बशर्ते कि लांछन सद्भावना से लिया गया हो। और फोर्थ ऑप्शन है एक दंगे में कम से कम 3 व्यक्ति शामिल होने चाहिए। तो हमें पूछा गया था कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, तो फोर्थ विकल्प जो है बिल्कुल इसका सही नहीं है और पहले 3 विकल्प बिल्कुल सही है, इसलिए फोर्थ इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? whoever does anything with intention to causing wrongful gain of one person and wrongful loss of another person, यानी कि एक व्यक्ति को तो गेन हो रहा है और एक व्यक्ति को लॉस हो रहा है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? फ्रॉडलेंटली की, डिसऑनेस्टली की, रॉन्गफुली की, या फिर मिसरेवियसली की?
तो किसकी ये डेफिनेशन है? तो ये डेफिनेशन है हमारी डिसऑनेस्टली की, सेक्शन नंबर 24 इसके बारे में डील करता है। हिंदी में क्या अर्थ है समझ लेते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति को गलत लाभ पहुंचाने या किसी दूसरे व्यक्ति को गलत नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बेईमानी से उसने कहा किया है यह कार्य, डिसऑनेस्टली उसने इस कार्य को किया है। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब ये एक इलस्ट्रेशन है, एक उदाहरण है, इससे हमें पता लगाना है कि कौन सा ये अपराध यहाँ पर घटित हो रहा है। ए इंटेंशनली कोज बीज डेथ पार्टली बाय इलीगली ओमिशन टू गिव बी फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग, यानी कि थोड़ा सा उसे भूख के कारण मारा, भूखा मार दिया गया जिस कारण उसकी डेथ हो गई, या फिर उसे मारा भी गया इसलिए उसकी डेथ हो गई। यानी कि दोनों चीजें शामिल की गई है, लेकिन विद इंटेंशन के साथ, क्योंकि बी यहाँ पर एक इंटेंशन थी कि वो बी की जान ले ले। तो ए ने यहाँ पर कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? पहला ऑप्शन है कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर, सेकंड ऑप्शन है मर्डर, थर्ड ऑप्शन है ग्रीवियस हर्ट, फोर्थ ऑप्शन है हर्ट। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। ए जानबूझकर बी को मौत का कारण बनता है और आंशिक रूप से अवैध रूप से बी को भूख से मारने और मारपीट कर ऐसे उसकी हत्या हो जाती है। और ए ने यहाँ पर कौन सा अपराध कमिट किया है? गैर इरादात्मक हत्या, दूसरा ऑप्शन है हत्या, तीसरा ऑप्शन है गंभीर चोट, चौथा ऑप्शन है चोट पहुंचाना यानी हर्ट करना। तो यहाँ पर ये लायबल होगा कौन से ऑफेंस के लिए? हत्या के ऑफेंस के लिए, मर्डर के ऑफेंस के लिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एन एक्ट इन pursuant of order of the court if it is done in a good faith and covered under which general exception under which of the following section of the IPC, यानी सिंपली क्या कह रहा है कि अगर कोई भी एक्ट किया गया है किसी गुड फेथ में, यानी कि उसका इरादा बुरा नहीं था, उसने एक्ट जो है गुड फेथ में किया है, तो ऐसे में वो किस जर्नल एक्सेप्शन में कवर होगा और कौन सी सेक्शन है जो रिलेट करती है गुड फेथ से रिलेटेड? सेक्शन नंबर 76, सेक्शन नंबर 77, सेक्शन नंबर 78 और सेक्शन नंबर 79। हिंदी में क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। न्याय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य यदि संभावना से किया गया हो तो आईपीसी के निम्नलिखित में से किस धारा के अंदर सामान्य अपवाद के अंतर्गत वो कवर हो जाएगा? तो इससे रिलेटेड जब बात की जाती है गुड फेथ में कोई भी एक्ट किया जाता है तो वो आता है हमारा सेक्शन नंबर 78 के अंदर। तो यहाँ पर हमने दो सब्जेक्ट कवर कर लिए, आईपीसी का कवर कर लिया और इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन कवर कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे अगले सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, ये ना केवल आपको एआईबी में हेल्प करेंगे, चाहे आप जुडिशरी का एग्जाम ले लो, चाहे आप एपीओ का एग्जाम ले लो, चाहे आप जीएलओ का एग्जाम ले लो, लॉ एंट्रेंस एग्जाम ले लो, इन सभी सब्जेक्ट पर मैक्सिमम मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो आपकी ये सीरीज है ये डेली की, ये आपके मतलब डेली आपको ये वीडियो मिलेगी और आप इसको जो है देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। क्या कह रहा है? सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी डील विद, इन सभी ऑप्शंस में से किस ऑप्शन से 304 जो है डील करती है? पहला ऑप्शन है टेंडर ऑफ पार्डन टू द कंप्लाइंस, सेकंड ऑप्शन है पावर टू एडजर्न प्रोसीडिंग, थर्ड ऑप्शन है इन सर्टेन केस मेकिंग अवेलेबल ए प्लीडर to the accused at the expenses of the state, and fourth option है power to proceed against other person appear to the guilty of the offense। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। सीपीसी में धारा 304 इन सभी में से किससे संबंधित है? साथी को समाधान की निविदता, दूसरा ऑप्शन है कार्रवाई स्थगित करने की शक्ति, तीसरा ऑप्शन है कुछ मामलों में राज्य के खर्च पर अभियुक्त को एक वकील उपलब्ध करवाना, और फोर्थ ऑप्शन है अपराधी के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्ति के रूप में कार्रवाई करने की शक्ति। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 304 की, तो ये बात करता है जब स्टेट एक्सपेंसेस पर एक्यूज को प्लीडर जो है दिया जाता है, उसी से डील करता है 304। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको जो है समझ लेते हैं और इसका कौन सा सही जवाब है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पढ़ लेते हैं पहले। इन केस ट्राई बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जस्टिस चीफ जुडिशियल है, ये गलत हो गया है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द कोर्ट और सच मजिस्ट्रेट
as the case may be, shall forward a copy of it and his finding and a sentence if any to। इसको फॉरवर्ड किया जाएगा। पहला ऑप्शन है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन एरिया हुज द क्राइम कंसर्न वाज कमिटेड। सेकंड ऑप्शन है द पुलिस स्टेशन द conducted the investigation of a crime concern, and third option है high court to which the trial court is a subordinate, and the fourth option is the district magistrate within whose local jurisdiction the trial court is held। अब बात करते हैं हिंदी में इसका क्या अर्थ है। तो सत्र न्यायालय या फिर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय मामले में जैसा भी मामला हो, न्यायालय या ऐसे मजिस्ट्रेट अपने निष्कर्ष या फिर सजा की एक प्रति यदि कोई हो तो अग्रेषित करेंगे। पहला ऑप्शन है वह पुलिस अधीक्षक जिसके समक्ष में संबंधित अपराध घटित हुआ है। सेकंड ऑप्शन वह पुलिस स्टेशन जिसके संबंधित अपराध की जांच की गई है। थर्ड ऑप्शन है वह उच्च न्यायालय जिसके अधीन विचारण न्यायालय है। फोर्थ ऑप्शन है जिसका मजिस्ट्रेट जिसके स्थानीय अधीन क्षेत्र में मुकदमा है। तो व्हाट इज द राइट करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर इज द फोर्थ ऑप्शन। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। A statement under section 164 of the CRPC may be recorded by the first option is the any executive magistrate, second option is the a police officer, third option is the a judicial magistrate or a metropolitan magistrate, and fourth option is the all of the officer given below। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। आईपीसी की धारा 164 के तहत एक बयान द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, तो वो किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। जब हम बात करते हैं सेक्शन 164 की, तो यहाँ पर कन्फेशन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है और 161 के अंदर किसी भी गवाह यानी कि विटनेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। पहला ऑप्शन है एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सेकंड ऑप्शन है एक पुलिस अधिकारी, थर्ड ऑप्शन है न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फोर्थ ऑप्शन है ऊपर दिए गए सभी अधिकारियों के द्वारा। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 164 की, तो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी इन सभी ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ ए डेथ passed by the session court is a subject to confirm by the high court, and second option is the a statement of the death passed by the session court and can be confirmed by the high court only when a bench heard the case consists of 2 judges and when such court consists of 2 or more judges। third option क्या कह रहा है, no order of confirmation of death sentence shall be made prior to the expiry of the period of the preferring appeal, and the fourth option is the high court consider the death penalty the death punishment for confirming for no appeal preferred by the accused and challenge the death sentence passed and cannot be acquired द एक्यूज पर्सन। हिंदी में क्या इसका अर्थ है समझ लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। मैं यहाँ पर एक चीज कह देना चाहता हूँ, जो भी आपको क्वेश्चन इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है उसे आप हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए, और जो आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है उसे आप इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए दोनों लैंग्वेज में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ, दोनों लैंग्वेज में मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके से आप घबराइए मत, कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी क्वारी हो आप हमें पूछिए। अगर हमें उसका सही जवाब पता होगा या कोई इस सब्जेक्ट से बाहर भी अगर क्वेश्चन है, आपका कोई प्राइवेट क्वेश्चन है, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सत्र न्यायालय द्वारा पारित मौत की सजा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि से अधीन होगी। अब दूसरा ऑप्शन है, सत्र न्यायालय द्वारा पारित मौत की सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा तभी की जा सकती है जब मामले की सुनवाई करने वाली पीठ ने कम से कम 2 न्यायालय होने चाहिए उस पीठ में जो
जो वहां पर डेथ पेनल्टी दे रहे हैं, और जो ऐसी अदालत में 2 या 2 से अधिक न्यायालय हो। थर्ड ऑप्शन है अपील दायर करने की अवधि समाप्त होने से पहले मौत की सजा की पुष्टि का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है यदि अभियुक्त द्वारा पारित मृत्यु दंड को चुनौती देने के लिए कोई अपील नहीं दी गई है तो उच्च न्यायालय मृत्यु दंड की पुष्टि पर विचार करते हुए अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो इसका कौन सा सही जवाब है? ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारा रिलेट नहीं कर रहा है कि उसे जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अरेस्ट उसे जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये इसी कारण से हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चीज पूछी गई है कि इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, और सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और करेक्ट है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल एरिया फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन नंबर 1 ऑफ द CRPC? फर्स्ट ऑप्शन है म्युनिसिपल एरिया ऑफ द शिलोंग, सेकंड ऑप्शन है म्युनिसिपल एरिया ऑफ द मिजोरम, थर्ड ऑप्शन है असम एज प्रिस्क्राइब इन पैरा नंबर 20 ऑफ 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फोर्थ ऑप्शन इज द अरुणाचल प्रदेश एज प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में क्या इसका अर्थ है समझ लेते हैं। CRPC की धारा 1 के प्रयोजन के लिए ट्रिब्यूनल क्षेत्र यानी कि एरियाज का क्या अर्थ होता है? शिलोंग का एक नगर निगम क्षेत्र, मिजोरम का नगर निगम क्षेत्र, आसाम जैसा कि संविधान की छठी यानी कि 6th अनुसूची में पैरा नंबर 20 में निर्धारित किया गया है। फोर्थ ऑप्शन है संविधान द्वारा निर्धारित अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, जो है हमारा थर्ड ऑप्शन। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन को जो है भूलना नहीं है, याद रखना है। बात करते हैं, इसको आप रिपीट करते रहिएगा ताकि आपको जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो यहाँ से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो अगर आप उसको रिपीटेडली देखेंगे तभी आप उसको याद कर पाएंगे। अगर आपकी मेमोरी अच्छी, आप एक ही बार में याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बेलेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वेयर टू गेट द बेल इज ए राइट, सेकेंड ऑप्शन है वेयर टू गेट द बेल इज ए ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, थर्ड ऑप्शन है which is show as available in the first schedule of the CRPC and not otherwise law for the time being in force, and fourth option है none of the above। most of the student जो है इसको टिक करके आ जाते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन के बारे में जो हमें सेक्शन 2 में देखने को मिलती है, तो वहां पर लिखा हुआ है जो बेलेबल है फर्स्ट शेड्यूल में या फिर उस समय पर वो फोर्स है, वो ये कह रहा है कि ये बेलेबल ऑफेंस है। कोई ऐसा लॉ है जो ये कह रहा है कि ये ऑफेंस बेलेबल है तो वो बेलेबल होगा। हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। जमानती अपराध का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है जमानत जो कि बेलेबल का अधिकार उसे होता है। दूसरा ऑप्शन है जमानत कहाँ देना कोर्ट का एक कर्तव्य होता है। जमानत देना जो है कोर्ट का एक कर्तव्य होता है। CRPC की प्रथम अनुसूची में जमानतीय दर्शाया गया है और कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत भी उसे जमानतीय कहा गया है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आंसर हम पहले आपको बता चुके हैं, थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है? अब यहाँ पर ये पूछ लिया गया है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? एक्यूज कैन नॉट बी रिलीज ऑन ए बेल। सेकंड ऑप्शन है ग्रांट ऑफ बेल is a discretion with the court, but the discretion has been exercised on well established principle for granting of a bail. Third option है accused may be considered for the granting of bail only after the trial in the trial court begin. फोर्थ ऑप्शन है ओनली द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट द बेल। हिंदी में क्या इसका अर्थ है समझ लेते हैं। गैर जमानती अपराध का तात्पर्य इन सभी में से कौन सा है? तो पहला है आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। दूसरा है जमानत देना अदालत की विवेकाधीन शक्ति हम कह सकते हैं, लेकिन जमानत देने के लिए विवेक का प्रयोग अच्छी तरीके से स्थापित सिद्धांत पर ही किया जाना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन है ट्रायल कोर्ट में मुकदमा शुरू होने के बाद ही आरोपी को जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन है जमानत देने का अधिकार केवल उच्च न्यायालय का हो सकता है। तो कौन सा इसका सही जवाब है? सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है
इसको जो है समझ लेते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2D में, आपको पता चल गया कंप्लेंट में किन चीजों को शामिल किया। कंप्लेंट जो है किस तरीके की होती है, रिटन होती है, ओरल होती है, दोनों होती है, या तो कोई सी भी नहीं होती है। जब हम कंप्लेंट की बात करते हैं सीआरपीसी में, तो ये रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, मौखिक भी और लिखित भी, यानी कि दोनों हो सकती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, इंक्वायरी अंडर सीआरपीसी कंडक्ट की जाती है किसके द्वारा। इंक्वायरी की स्टेज कब आती है, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, सेशन कोर्ट के द्वारा, मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट के द्वारा। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, सीआरपीसी के तहत जांच संचालित की जा सकती है केवल मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय। बात हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा कंडक्ट की जाती है। जब बात करते हैं इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा कंडक्ट की जाती है और वो कोर्ट के द्वारा भी कंडक्ट की जा सकती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं इससे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। इसको समझ लेते हैं। इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट विद इन द व्यू ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है फाइंड आउट द प्राइमी फेसिया केस, सेकंड है कन्विक्ट द एक्यूज, थर्ड है ऑथोराइज रिमांड ऑफ द एक्यूज, एंड फोर्थ ऑप्शन है रिलीज ऑफ एक्यूज अंडर सेक्शन 436। हिंदी में समझ लेते हैं। मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच किस दृष्टि से की जा सकती है, प्रथम दृष्टि मामले का पता लगाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है आरोपी को दोषी ठहराना, थर्ड ऑप्शन है अभियुक्त की रिमांड को अधिकृत करना, और फोर्थ ऑप्शन है धारा 436 के तहत आरोपी को रिहा कर देना। जब हम बात करते हैं इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी किस पर्पस के लिए की जाती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि प्राइमी फेसिया केस बन रहा है कि नहीं बन रहा। प्राइमी फेसिया केस का मतलब क्या होता है, जो अभी रिसेंटली जो पुलिस रिपोर्ट तैयार करके जो भी सबूत दिए गए हैं, जो रिपोर्ट दी गई है, उससे लग रहा है कि केस आगे चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो यहां तक हमने जो है सीआरपीसी के कंसेप्ट को भी कंप्लीट कर लिया है, सीआरपीसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम करते हैं सीपीसी के क्वेश्चन। आई होप आप काफी इंजॉय कर रहे होंगे। फास्टली, बहुत अच्छे तरीके से हम स्पीडली, बिल्कुल अच्छे से हम जो है क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। अच्छी अगर वीडियो लग रही है तो लाइक तुरंत कीजिएगा वीडियो को। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5 ऑफ द सीपीसी विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये 4 स्टेटमेंट दी गई है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको पता लगाना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, रिवेन्यू कोर्ट इज ए पार्ट ऑफ ए सिविल कोर्ट। सेकंड ऑप्शन है सिविल कोर्ट का मतलब होता है ए कोर्ट हैविंग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन अंडर द सीपीसी बट नॉट द रिवेन्यू कोर्ट। थर्ड ऑप्शन है सिविल कोर्ट का मतलब होता है सिविल कोर्ट हैव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन अंडर द सीपीसी एंड इंक्लूड रिवेन्यू कोर्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन है रिवेन्यू कोर्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सिविल कोर्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन और इसका फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका कौन सा सही जवाब होगा, तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। हिंदी में मैंने यहाँ पर अनुवाद इसका कर दिया है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है समझ लेते हैं कि सीपीसी के अंदर प्रिलिमिनरी पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन, कोर्ट के पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन की बात जो है की गई है, अब किस सेक्शन के अंदर की गई है, ये हमारा क्वेश्चन है। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, यानी कि आर्थिक क्षेत्र अधिकार के बारे में किस सेक्शन के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो सेक्शन नंबर 6 जो है इससे रिलेट करती है, इसलिए हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सही जवाब है। बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सीपीसी क्या है, प्रोसीजर लॉ है या फिर प्रोसीजर सब्सटेंटिव लॉ है या फिर प्रोसीजर लॉ है या दोनों का कॉम्बिनेशन है या फिर डायरेक्टरी लॉ है। हिंदी में इसका क्या अर्थ है कि मूल कानून है, प्रक्रियात्मक कानून है, दोनों है या फिर निर्देशिका कानून है। तो जब हम बात करते हैं सीपीसी की, तो सीपीसी हमारा कौन सा है, हमारा प्रक्रियात्मक कानून है, प्रोसीजरल लॉ है। बात कर लेते हैं इसके अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। द ऑर्डर एंड रूल इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीपीसी आर मेयरली द गाइडलाइन, क्या वो केवल गाइडलाइंस है। विल प्रिवेल ओवर द सेक्शन के ऊपर वो प्रिवेल करेंगी। कैन नॉट ओवरराइड द
प्रोविजन ऑफ सेक्शन को ओवरराइड नहीं करेंगी। कोर्ट आर नॉट बाइंड टू फॉलो देम, हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। सीपीसी की पहली अनुसूची में आदेश और नियम मात्र दिशा निर्देश है, एक धारा के प्रावधान पर प्रबल होंगे या किसी अनुभाग के प्रावधान को ओवरराइड नहीं कर सकते या अदालत इसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। तो कौन सा इसका सही जवाब है? थर्ड ऑप्शन, यानी कि सेक्शन को वो है ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। सेक्शन जो है सीपीसी के अंदर क्या वो अमेंड की जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा? पहला ऑप्शन कह रहा है कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। सेकंड ऑप्शन है कैन बी अमेंडेड बाय द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड ऑप्शन है अमेंडेड बाय द कोर्ट हियरिंग द शूट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द कोर्ट द सीपीसी सेक्शन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्टी टू द शूट, शूट की पार्टी के द्वारा अमेंड की जा सकती है। हिंदी में इसका क्या मतलब है? सीपीसी के अनुभाग जो है पहला है संसद के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है उच्च न्यायालय या राज्य विधानमंडल के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है मुकदमे की सुनवाई करने वाले आदेश के द्वारा यहाँ पर उसमें संशोधन किया जा सकता है या मुकदमे के पक्षकारों के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो जब हम बात करते हैं सीपीसी की सेक्शंस की तो उसको अमेंड किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। काफी अच्छे से आप एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को, काफी तेजी से हम जो है क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और समझ भी रहे होंगे। सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1999 एंड 202 वर अनेक्टेड ऑन द रिकमेंडेशन बाय द मिलीमत कमिटी, संथनम कमिटी एंड ठक्कर कमिटी और ऑल ऑफ द कमिटीज। किस कमिटी के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा पहला मेलिमित कमेटी के द्वारा जो है रिकमेंड किया गया था। सीआरपीसी संशोधन अधिनियम 1999 और 2002 किसकी सिफारिश पर अधिनियमित किया गया था? किसकी सिफारिश पर इनेक्ट किया गया था? तो मिलीमत कमेटी के द्वारा इसे यहाँ पर अधिनियमित किया गया था। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इन विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी द प्रोविजन रिलेटेड टू द शूट ऑफ ए सिविल नेचर, यानी कि कौन कौन से ऐसे शूट है जो सिविल नेचर के होंगे, कौन सी सेक्शन है जो डील करती है? सेक्शन नंबर 8, 9, 10 और 11 सीपीसी की किस धारा में सिविल प्रक्रिया के मुकदमे के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो इससे रिलेटेड हमारी कौन सी सेक्शन है? सेक्शन नंबर 9 इससे रिलेटेड है, धारा नंबर 9 इससे रिलेटेड है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। ऑल सिविल कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल द शूट ऑफ ए सिविल नेचर। सेकंड ऑप्शन है ऑल द शूट ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट शूट ऑफ विच द कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली नॉट बैरड। थर्ड ऑप्शन है ऑल द शूट ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट शूट ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज इम्प्लाइडली नॉट बैरड। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल द शूट ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट द शूट ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बैरड। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? सभी सिविल न्यायालय को मुकदमा चलाने का क्षेत्राधिकार है। पहला ऑप्शन है सभी मुकदमे सिविल प्रक्रिया के हैं। सेकंड ऑप्शन है उन मुकदमों को छोड़कर जिनमें उसका संज्ञान स्पष्ट रूप से वर्जित नहीं है और दीवानी प्रक्रिया के सभी मुकदमे। थर्ड ऑप्शन है उन मुकदमों को छोड़कर जिसमें कि संज्ञान अंतर्निहित रूप से वर्जित नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है उन मुकदमों को छोड़कर जिसमें उसका संज्ञान स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से वर्जित नहीं है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन और कौन सा इसका जो है करेक्ट आंसर है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट एक्सटेंड टू, कहां तक एक्सटेंड यहाँ पर हो रहा है? तो पहला ऑप्शन है all claim of the civil nature. Second option है all claim of civil nature unless their cognizance is expressly or impliedly barred. Third option है all suit of civil nature
which by expressly provision of a statutory law or by the common law fell within the jurisdiction of the civil court. फोर्थ ऑप्शन है ओनली दोज क्लेम ऑफ ए सिविल नेचर वेयर नो अदर फोरम अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल हैज ज्यूरिडिक्शन। हिंदी में इसका क्या अनुवाद है, इसको समझ लेते हैं। सिविल न्यायालय के विषय पर क्षेत्र अधिकार का विस्तार होता है। पहला है सभी वाद नागरिक प्रक्रिया के हैं। सेकंड ऑप्शन है नागरिक प्रक्रिया, यानी कि यहाँ पर कह रहा है दीवानी प्रक्रिया के सभी दावे जब तक कि उन संज्ञान स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से वर्जित ना हो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया के सभी मुकदमे जो वैधानिक कानून के स्पष्ट प्रावधानों या सामान्य कानून द्वारा सिविल अदालत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा केवल नागरिक यानी कि सिविल प्रक्रिया में दावे जहां किसी भी अन्य मंच या प्राधिकरण या फिर न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार नहीं है। आंसर तो आपको पता ही चल गया। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट टू द सिविल नेचर। फर्स्ट ऑप्शन है राइट टू शेयर इन द ऑफरिंग इन ए टेम्पल। सेकंड ऑप्शन है राइट टू टेक आउट द प्रोसेशन और थर्ड ऑप्शन है राइट टू वर्शिप इन ए टेम्पल। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक प्रक्रिया का एक अधिकार है। पहला है मंदिर के प्रसार साझा करने का अधिकार, दूसरा है जुलूस निकालने का अधिकार, तीसरा है मंदिर में पूजा करने का अधिकार और उपरोक्त सभी। तो कौन सा इसका सबसे सही जवाब है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो हमने यहाँ पर 4 सब्जेक्ट को कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सब्जेक्ट पर जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। काफी स्पीड में चल रहे हैं, इससे ज्यादा स्पीड करेंगे तो कुछ भी समझ आपको नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। First option is the map and the plan is a document. Second option is an inscription on the metal plate is a document. Third option is calculature is not a document. And fourth option is that a man says certain word is a fact. हिंदी में इसका क्या अर्थ है, यानी कि हमें पता लगाना है सेक्शन 3 के अनुसार कौन सा इन सभी में से सही स्टेटमेंट नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही कथन नहीं है। पहला है नक्शा या फिर योजना का एक हस्तक्षेप, दूसरा है धातु की प्लेट पर अंकित शिलालेख एक दस्तावेज है, तीसरा है कैलकुलेटर इज नॉट ए डॉक्यूमेंट, जिसे हम कहते हैं वो एक दस्तावेज नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन है यह एक तथ्य है कि एक आदमी ने कुछ शब्द कहे हैं। तो इन सभी में से सेक्शन 3 के अंदर कौन सी स्टेटमेंट शामिल नहीं होती, थर्ड स्टेटमेंट शामिल नहीं होती। तो इसका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। सेक्शन 87 अगर आपने पढ़ी है इंडियन एविडेंस एक्ट की तो आपको इसका जवाब अवश्य पता होगा। सेक्शन 87 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट ऑप्शन है प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ foreign judicial record. Second option is presumption as a book, map and chart. Third option is presumption as a telegraphic messages. Fourth option is presumption as to due execution of the document is not produced. हिंदी में इसका क्या अर्थ है समझ लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 87 में प्रावधान है, पहला है विदेशी न्यायिक अभिलेखों के प्रमाणिक प्रतियों के बारे में उपकरण, दूसरा है पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में अनुमान या फिर टेलीफोनिक मैसेजेस के बारे में धारणा, या फिर फोर्थ ऑप्शन है प्रस्तुत ना किए गए दस्तावेजों को उचित निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा। तो कौन सा पॉइंट है जो डील करता है सेक्शन 87 से, तो सेकंड पॉइंट जो है डील करता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, बस थोड़ा सा समय बचा है, ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट है और वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और काफी ज्यादा क्वेश्चन आप इससे कवर कर पाएंगे। सेक्शन नंबर 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट
कोर्ट डज नॉट इंक्लूड, कोर्ट किस चीज को शामिल नहीं करती, कोर्ट की टर्म किस चीज को शामिल नहीं करती है। फर्स्ट ऑप्शन है जज, सेकंड ऑप्शन है मजिस्ट्रेट, थर्ड ऑप्शन है आर्बिट्रेटर, फोर्थ ऑप्शन है जुडिशियल वो डिस्ट्रिक्ट जज। हिंदी में क्या अर्थ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत न्यायालय शामिल नहीं करता है न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, मध्यस्थ या जिला न्यायाधीश। तो आर्बिट्रेटर को शामिल नहीं किया जाता है कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर, कोर्ट की टर्म के अंदर। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है हमारा। इंडियन एविडेंस एक्ट कब फोर्स में आया था, 15 मार्च 1872, 15 मार्च 1871, 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1873। तो कब हमारा लागू हुआ था इंडियन एविडेंस एक्ट, कब फोर्स में आया था? तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, 1 सितंबर 1872 में, 1 सितंबर 1872 में। बात कर लेते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। काफी इजी और आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल भी आप इस चीज को ना भूलें। कितने चैप्टर और कितने सेक्शन हैं हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, 11 चैप्टर हैं। और सेक्शंस की बात करें तो 167 सेक्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है समझ लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रेस गेस्टा इज कोडिफाइड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज द सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेकंड ऑप्शन सेक्शन 10, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 11, फोर्थ ऑप्शन। तो रेस गेस्टा के बारे में हम पढ़ते हैं सेक्शन 6 के अंदर, तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट दोज कंडीशन आर मेंशन विच फैक्ट इज नॉट अदरवाइज रिलीवेंट आर रिलीवेंट। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और प्रीवियसली भी काफी बार क्वेश्चंस के अंदर पूछी जाती है। अगर मैं आपको एक हिंट दूं कि प्ली ऑफ एलिबी किस सेक्शन के अंदर है, तो आपको तुरंत इसके बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आपको ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता, आप प्ली ऑफ एलिबी को काफी बार सुन लेते हैं। तो सेक्शन नंबर 11 जो है इसका राइट आंसर है, जो क्या कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जहां तथ्य अन्यथा प्रासंगिक नहीं है, यानी कि रिलीवेंट नहीं है। प्रासंगिक वर्ड का मतलब होता है रिलीवेंट। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, इन इंडियन एविडेंस एक्ट कन्फेशन इज ए डिफाइन। क्या कन्फेशन टर्म कहीं पर डिफाइन है? सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21 एंड नॉन ऑफ द अबोव। तो कहां पर डिफाइन की गई है? कहीं पर भी नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एडमिशन। अगर कोई एडमिशन कर लेता है तो क्या उसकी एविडेंशियली वैल्यू है, क्या उसे एडमिसेबल माना जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है एन इम्पोर्टेंट कंक्लूसिव प्रूफ, थर्ड ऑप्शन है स्टॉपल एंड फोर्थ ऑप्शन है बाइंडिंग। यानी कि जब हम बात करते हैं एडमिशन की और उसकी एविडेंशियल वैल्यू की, तो उसे हम एस्टोपल के रूप में यहाँ पर मान सकते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज की इस वीडियो के सेक्शन 90 के अनुसार ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्रिएट प्रिजम्पशन एज द डॉक्यूमेंट दैट आर विच, कौन सी एज होनी चाहिए जिसे कि यहाँ पर प्रिजम्पशन माना जाएगा अगर वो डॉक्यूमेंट देता है? सेक्शन वो 5 ईयर, 13 ईयर, 7 ईयर, 15 ईयर। हिंदी में इसका क्या अर्थ है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 उन दस्तावेजों के बारे में धारणा बनाती है जो कितने वर्ष पुराने हैं। सॉरी, यहाँ पर मैं गलत यहाँ पर बोल गया, कितने पुराने हैं, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट कितना पुराना है कि उसे प्रिज्यूम कर लिया जाता है। जब उसे 7 साल पुराना अगर कोई डॉक्यूमेंट है, 7 ईयर ओल्ड अगर कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसे प्रिज्यूम कर लिया जाएगा इन सेक्शन नंबर 19 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आई होप आप वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन ले पाए होंगे और हमें फास्टली कंप्लीट किया है, क्योंकि स्टूडेंट का मुझे कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, इसी स्पीड में हम पढ़ाएं, तो आप हमें कमेंट कीजिए सर सेम स्पीड रखिए। अगर आपको लग रहा है कुछ ज़्यादा तेज है तो हम थोड़ा सा स्लो पढ़ा देंगे। और भी अगर आप किसी और तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।
आपके द्वारा कही गई बातों को मैं ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।